मिश्रा जी, आप भोपाल से आपने कैंडिडेट सर भरा हुआ है। आपका विधानसभा क्षेत्र का नाम और नंबर क्या है? मेरा विधानसभा क्षेत्र का नाम सर भोपाल मध्य विधानसभा क्रमांक 153 है। भोपाल मध्य में और भाजपा और कांग्रेस के कौन कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी से ध्रुव नारायण सिंह जी है, उसके बाद कांग्रेस से आरिफ मसूद जी हैं, जो भी अच्छा, वर्तमान विधायक हैं। ओके ओके ओके। चलिए, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एक गंभीर कैंडिडेट हैं और इस देश में बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल सर, व्यवस्था में जो अनियमितता है, व्यवस्थाओं में जो भ्रष्टाचार है, उसको लेकर के मैं वाकई में गंभीर हूँ और मैं चाहता हूँ कि व्यवस्थाओं में सुधार और बदलाव दोनों होना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये ट्रेन ही गलत पटरी पे चल रही है। यदि हम लक्ष्य छोटा रखेंगे तो कभी उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमें जाना चाहिए। जी। देखिए, क्या आपको वकील साहब इस बात का एहसास है कि आपके नियम कानून और पूरा इकोसिस्टम वही है जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए और दोबारा ऐसी क्रांति ना हो, यह सोच और चिंतन से बनाया गया था? बिल्कुल। क्या आपको इस बात का एहसास है कि इस प्रक्रिया में जानबूझकर भारतीयों को शोषित करना, अपमानित करना, उत्पीड़ित करना और न्याय का ढकोसला करते हुए उन्हें न्याय ना मिले और न्याय पाने की उम्मीद में वो बर्बाद हो जाए और बच्चे से बूढ़े हो जाएं, फिर भी जो है ना उनकी आंखें न्याय को तरसते रहें, ये मॉडल की डिजाइन का हिस्सा था। बिल्कुल है, मैं सहमत हूँ इस बात से। तो फिर हम इस बुल पे हम क्यों नहीं हिट करते हैं? हम छोटी बात करते हैं, बड़ी बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, क्राइम फ्री कहीं भारत जो है 21 लक्ष्यों के साथ, आपको मालूम है क्या कह रहा है वो? क्या है सर? वो कह रहा है कि नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन होगा। जो भारतीय गुलामों के लिए नियम कानून है वो इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोप के रखा है और हम विद्वानों को एक छोटी सी बात 75 सालों में समझ में नहीं आई है और हमें अपनी विद्वत्ता पर लज्जा नहीं आती है। कुछ चंद लोगों ने हमारा इतिहास बदल दिया और हम उसी इतिहास को पढ़ के वरना बड़े हुए हैं, हमें लज्जा ही नहीं आती है। संविधान के भावना के विपरीत आर्टिकल 35 है जिसमें पार्लियामेंट ही नहीं गया है, ऐसा असंवैधानिक कृत्य हो गया, हम विद्वानों को लज्जा ही नहीं आती है। एक आर्टिकल 370 जिसकी हेडिंग में लिखा हुआ था कि साहब ये अस्थाई क्लॉज है और उसमें अंदर दिया गया था कैसे हटाने के लिए जो है ना राष्ट्रपति सक्षम है मात्र बाय नोटिफिकेशन, केवल एक कंसल्टेशन जो है ना वाज रिक्वायर्ड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। आपको नहीं लगता है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो सेवा जो सत्र रखी गई थी उससे उसके माध्यम से, जस्ट ए मिनट, उसके माध्यम से संविधान के निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से समय सीमा पैदा कर दी थी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के पहले से हट जाएगा। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानता हूं। तो इसका मतलब है कि एक अस्थायी क्लॉज जिसमें वो दिया गया है। अच्छा, दूसरी बात है, आप मुझे बताइए, यदि जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली उपलब्ध नहीं है तो कंसल्टेशन की आवश्यकता शून्य हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। इसका मतलब है कि बाय मेयर डिक्लेरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इट कुड हैव बीन रिमूव्ड आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। बिल्कुल। तो फिर तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार भी कर सकती थी। उनको एक कैबिनेट रेजोल्यूशन भेजना था जिसके आधार पर एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता, बस फिनिश्ड। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर 370 का जितना गुल्ला वुल्ला मचाया फालतू में, और जो है आपको मालूम है एक PIL लगी थी 2014 में कि आर्टिकल 35A पूर्णतः असंवैधानिक है क्योंकि ये पार्लियामेंट में गए ही नहीं है। और वो जो है विद्वान न्यायाधीशों से ये बात नहीं पूछी जाना चाहिए कि भैया इसमें क्या विद्वत्ता की आवश्यकता है, आप 2014 से 5 साल 2019 तक करते क्या रहे हैं? क्या इसे जो है ना जजेस की मिसकंडक्ट ना माना जाए कि उन्हें इतनी भी समझ और अकल नहीं है कि वो एक छोटी सी बात नहीं समझ सकते हैं कि जो जो आर्टिकल कभी पार्लियामेंट में नहीं गया वो संविधान का हिस्सा बन ही नहीं सकता है? क्या ये बड़े विद्वान होने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, इसके लिए बहुत विद्वान होने की जरूरत है क्या?
नहीं नहीं, कोई बहुत विद्वान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिस्टम वही की बात आ गई कि जुडिशरी भी आज जिस तरीके से प्रेस्टाइज है, जिस तरीके से मैनेज है, नहीं नहीं, उसको तो लेकर के बहुत सी मैं चीजें हो मेरा रही हैं। ये कहना है कि उन जजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई साहब आपको क्या बात समझ में नहीं आई थी, आपने 5 साल में ये, मैं तो मुझे तो लगता है एक हियरिंग में से असंवैधानिक घोषित किया जा सकता था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं भाई, जो चीज संविधान में गई, पार्लियामेंट में गई नहीं है, वो संविधान में कैसे घुस जाएगी? बिल्कुल। और आपने उसको पार्ट भी बना दिया, मान लिया है एक तरीके से। नहीं, कैसे बना सकते हैं भैया? किस किस तरीके से, किस नियम के तहत? संविधान तो इसकी इजाजत नहीं दे रहा है ना, कौन सा क्लॉज दे रहा है नहीं, इजाजत? बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। तो अब आप बताएं सर, हमारे लिए जैसे आदेश। हम तो हमें आपके बिल्कुल, लिए मेरे पास आदेश ये एक। देखिए, क्राइम फ्री भारत मिशन 21 हाँ, लक्ष्यों के साथ जो है महापरिवर्तन के प्रति संकल्पित है। आप ठीक है हमारे सर, साथ हैं? बिल्कुल आपके साथ हैं। चलिए, नंबर 1, तो मैं आपको ये मान लूं कि आप हमें एक पत्र भेजेंगे कि क्राइम फ्री भारत मिशन को जो है का हम समर्थन करते हैं 21 लक्ष्यों का, और जो दूसरी पार्टियां हमें दे रही हैं आप भी देंगे, तो हम आपका जो है प्रचार भी करेंगे। ठीक है सर, ना मैं दूंगा आपको, बिल्कुल हमारी जो दूंगा। मेथड, मॉडस ऑपरेंडी मेथोडोलॉजी है, उसके आधार जी से जी, जो है ना हम ये करेंगे, ठीक है ना? अब ठीक है अब सर, अब कोई अब दिक्कत नहीं, नहीं। इतने से काम नहीं बनेगा। अभी नंबर 2 पे सुनिए क्या कर रहा है। आप जो जी है पहले भोपाल की सभी सीटों की जो है ना सूची बनाइए, और उनमें जी। जो है ना निर्दलीय या लघु दलीय लोगों में, लघु दलीय से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, जैसे बहुत सारी जगह पे हमारा बासापा, आप और इन लोगों के लोग भी जो है ना हमसे समर्थन ले रहे हैं, तो ठीक है। अभी पार्टी स्तर पे हमको संपर्क नहीं किया गया। आई वुड बी वेरी हैप्पी यदि ये पार्टियां भी हमसे संपर्क करें। ठीक है पार्टी सर, स्तर पे क्यों ना करें? मैं देखिए, 21 लक्ष्य तो हर भारतीय का सपना होना चाहिए ना, तो बिल्कुल होना हर चाहिए। राजनीतिक पार्टी का सपना क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ मैं हाँ, तो कह रहा हूं वो बिल्कुल कांग्रेस और भाजपा का भी सपना होना चाहिए, बिल्कुल। राइट? तो जी आप जो है आप और ये जो इनकी पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी जरा एक मुझे सूची और नाम और नंबर भेजेंगे, तो मैं उनसे बात भी ठीक है सर, करूंगा, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, मैं आपको अभी भेजूंगा। हमने ये निर्णय लिया है कि हमें सभी 230 सीटों पर लघु दलीय या निर्दलीय कैंडिडेट जो कि क्राइम फ्री भारत द्वारा समर्थित होंगे, राइट, जी ऑन ऑन जी, ए प्रॉपर जो है ना शपथ कि वो जो है ना क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों और सदस्यों और चंद्रगुप्ती व्यवस्था के पूर्णतः समर्थन करते हैं, और जो भी ठीक है। इस संबंध में दिशा निर्देश होंगे उनके पालन करेंगे। फिर हमारे चंद्रगुप्त विधानसभा हम समझाएंगे कि कैसे काम करेंगे, ठीक है सर, ठीक है ना? तो एक तो आपको ये बिल्कुल। काम करना है। दूसरा जो है जो हमने आपको बताया कि सभी लघु दलीय के जो डिसीजन मेकर हैं 1 2 3, यदि उनके नंबर हाँ, आपके पास अवेलेबल हैं तो आप शेयर कर लीजिए, यदि नहीं अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? ठीक है नंबर सर, जो नंबर अवेलेबल होंगे मैं आपको शेयर वो करूंगा। शेयर कर लीजिएगा। नंबर 3 जो है, क्या हम पहले भोपाल को और फिर हम भोपाल जोन को की विधानसभा क्षेत्रों को जो है ना एक सूची बनाएं, और उसमें हम्म, जो है निर्दलीय और लघु दलीय लोगों में सबसे उचित, देखिए आप आदमी क्रिएट तो कर नहीं सकते हैं, जो अवेलेबल है उन्हीं में से ऑप्ट करना होगा। तो हाँ क्राइम ठीक है फ्री सर, भारत का रेजोल्यूशन है कि वो सभी 230 कैंडिडेट्स को समर्थन देगा। तो क्या आप ठीक है हमारी सर, मदद करेंगे उन उम्मीदवारों को जो कि दूसरी सीट्स पे हैं, और जो जी आपकी दृष्टि में सबसे उचित हैं, उनके नाम यदि आप मुझे भेजेंगे, और यदि आपके पास मोबाइल नंबर है तो जो है ना और भी अच्छी बात है, और यदि आप उनसे बातचीत करने के बाद मुझसे बात करेंगे तो मुझे उनको कन्विंस करने में थोड़ा सा कम समय लगेगा। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आपकी तो जो यदि मेरे से आप ये मदद कर होगी मैं देंगे पूरी मदद करूंगा। तो मैं 17 तारीख को जो है कि चुनाव के बाद, 18 नहीं तो 19 तारीख को मध्य प्रदेश का कैबिनेट जारी कर दूंगा, ठीक है सर, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, और सभी क्राइम फ्री भारत मिशन के समर्थित कैंडिडेट्स ही होंगे। ठीक है सर, यदि आपने मैं जो है, बिल्कुल। अच्छा, आप क्या दिग्गजों के एक सूची बना के उनके खिलाफ रणनीति में हिस्सा लेना चाहेंगे? बिल्कुल लेंगे क्योंकि सर, कोई दिक्कत। क्योंकि जो है हमें इनके खिलाफ व्यूह रचना करना होगी। तो चाहे वो नहीं नहीं, माननीय हमारे मैं शिवराज सिंह जी चौहान हों, चाहे कमलनाथ जी हों, और जितने भी बड़े नेता हैं उनकी सूची बनाकर वहां पर जो है दिग्गजों को प्रचार के लिए हम भेजेंगे, और वो भी हमारे क्राइम फ्री भारत मॉडल के तहत प्रचार करेंगे।
तो हमारा नहीं नहीं जो बिल्कुल आपको ये मालूम है, हमारा जो है आप जैसा प्रचार नहीं है, हम अलग तरीके से बात करते हैं। हम संगोष्ठियां करेंगे, हम लोगों के बीच में जी बैठ के उनकी चाय पियेंगे। आप जी लोग सर जो है ना बिल्कुल उल्टा करते हो, उनको पैसे बांटते हो, हम उनकी चाय पियेंगे उल्टा। राइट। हम 5 पैसे बिल्कुल सर खर्च नहीं बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। राइट। जी 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 बिल्कुल। और पहला क्वेश्चन उनसे जो हम पूछेंगे कि ये बताओ, आप में से कितने लोग जो है अंधभक्त और दल गुलाम है। जी जी जो अंधभक्त और दल गुलाम है, मैं उनको प्रणाम करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस सब जो है, जो भी संगोष्ठी हो रही है, इस इस स्थान सवाल को से बाहर छोड़ हो जाए। देंगे। इस स्थान को छोड़ देंगे तो एक कृपा होगी। ठीक है ना, जी जी पहला पॉइंट। बिल्कुल अब बिल्कुल बचे हुए लोगों में से मेरे ख्याल से जब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको अपने बच्चों के लिए क्या महापरिवर्तित भारत चाहिए, समृद्ध निरोगी दीर्घायु भारत चाहिए, क्या आपको जो है जो नियम कानून हैं उनमें बदलाव चाहिए, क्या संज्ञेय असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस का जो डिफरेंस, आर्टिफिशियल डिफरेंस है जो जनता को तंग करने के लिए बनाया है, क्या उसे खत्म करना चाहते हो, क्या 5 सर्टेनिटी के साथ आप अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हो, जिसमें बिना थाने जाए जो है एफआईआर दर्ज होगी, और यदि धोखे से झूठी एफआईआर कर दी तो जेल में सड़ जाओगे। 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे होंगे जो आज की पुलिस की सोच और चिंतन का विषय ही नहीं है, उनके रडार में ही नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी में भी नहीं है। तीसरी सर्टेनिटी के तहत जो है कोई कोर्ट नहीं जाएगा, तो उसके लिए क्राइम फ्री भारत ने एक डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम बनाया है। राइट। अच्छा आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। जजेज और वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी, और जी जी हम 3 दिन से 30 दिन के अधिकतम समय सीमा में सभी प्रकरणों में न्याय कर पाएंगे। आज आपको 30 साल में भी न्याय नहीं मिल रहा है। आपको ठीक है, कागज का टुकड़ा मैं मिलता बिल्कुल है तैयार। जिसे न्याय बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल वो तो ऑर्डर है। और वो भी 30 साल के बाद। फिर चौथी जी जी सर्टेनिटी के तहत हमने एक ऐसा टेक्नो इंजन बनाया है जिसका हमने नाम रखा है डिजिटल चित्रगुप्त। ठीक 2029 तक वो इतनी शक्ति हासिल कर लेगा कि वो ये डिटेक्ट कर पाएगा कि ये महान सज्जन जो है ये अपराध करने निकल रहे हैं, इनके साथ कौन है, ये किस वाहन में है, इनकी भाव मुद्रा के हिसाब से इनके ऊपर उनके पास कोई घातक हथियार हो सकते हैं, और सिस्टम डिसाइड करेगा कि इनको कहां पे हमें इंटरवीन करना है। 2029 तक हम 99% केसेस में अपराधी को अपराध करने के पहले गिरफ्तार करने में सक्षम होंगे। ठीक है। और फिर 5वीं सर्टेनिटी है कि जब भाई आपके पास ऐसा टेक्नो इंजन डिजिटल चित्रगुप्त है जिसे अपराधी के बारे में हर छोटी चीज को एनालिसिस करके रखी हुई है उसने, तो भैया उसे पेट पालने के लिए जुर्म करने की क्या जरूरत है, या जेल जाने के लिए जुर्म करने की क्या जरूरत है। क्योंकि कुछ लोग तो जेल जाने के लिए जो है ना जुर्म करते हैं, क्योंकि यदि हम जेल चले जाएंगे तो फिर ना खाने का टंटा है, ना छत का टंटा है। आजकल टीवी यूवी योगा योगा बहुत होता है, तो आनंद है। हाँ सही बात है। हाँ, बाहर तो आप जो है नीली छत के नीचे सो रहे हैं। हाँ, हाँ बाकी बाकी चीजें आपको मैनेज करनी है, वहां तो सब मिल रही है। करेक्ट करेक्ट। तो जो जी 5वीं सर्टेनिटी है उसका हमने नाम दिया है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन, और इसमें सभी को जो है ना धन बांटा जाएगा, और धन जो है 5,000 से लेके 1 करोड़ तक का होगा। कितना? 1 ठीक। करोड़। तो पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 5,000 से लेके 1 करोड़ मिलेंगे। राइट। वकील साहब को वकालत जो है ना, डिफेंस लॉयर को भी 5,000 से 1 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन द केस। राइट। और जितना पैसा हम बांटेंगे, बस कानून में थोड़ा सा संशोधन कर देंगे कि उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा। बिल्कुल। इसमें और भी कई मॉडल हैं। उन सब मॉडल से इतनी धन की वर्षा होगी कि भारत सरकार जो आज तमाम चीजों से बड़ी मुशक्कत से जो पैसा कमा पा रही है, उसका 10 टाइम्स पैसा भारत सरकार के पास पहुंच जाएगा। क्राइम फ्री भारत का मानना है कि जो करेंसी है ये महंगी भी है और ये सभी आफत की जड़ है। भ्रष्टाचार से लेके, हवाला से लेके, ड्रग्स माफिया से लेके, टुकड़े टुकड़े गैंग से लेके, नक्सल प्रॉब्लम से लेके, सब प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं करेंसी, फेक करेंसी आदि से जुड़ी हुई है। तो जैसे ही पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा और उस पर 2% ट्रांजैक्शन फीस होगी, तो भारत सरकार के पास आज के तुलना में जितने संसाधन हैं उसके 10 गुना पैसा हो जाएगा। इसका मतलब है इन 2 मॉडल से अकेला भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। फिर मिश्रा जी, मैं आपसे पूछता हूं, जब भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा है आज की तुलना में,
और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी और सबके लिए मोर देन इनफ है, तो हमें अपने देशवासियों को टैक्स क्यों लगाना चाहिए? ये भी सही है। तो भारत टैक्स फ्री होगा, ये क्राइम फ्री भारत का कमिटमेंट है। ठीक फिर है। जो है हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक क्रेडिट अकाउंट और दूसरा डेबिट अकाउंट। तो अज्यूम करिए मिश्रा जी, आपके अर्निंग अकाउंट में पैसे हैं नहीं और आप बीमार पड़ गए और आपने 10 लाख की चेक काटी, तो आज तो आप समझते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आप जेल चले जाएंगे। चलेंगे कि नहीं चले जाएंगे? राइट, चली जाएगी जी। हाँ, लेकिन अभी जो है क्राइम फ्री भारत कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कह रहा है कि आपका जो चेक है वो ऑनर होगा, आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे। तो कहां से पैसे आएंगे? आपके ही डेबिट अकाउंट से पैसे आएंगे। उसमें एक डेबिट एंट्री कर दी जाएगी और इसमें क्रेडिट एंट्री कर दी जाएगी आपके अर्निंग अकाउंट में, आपका चेक क्लियर हो जाएगा। जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो आसान किस्तों में पट जाएगा। बताइए, ये देश कर्ज मुक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में ही बताया जा रहा है कि 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है, क्या ये अपने देशवासियों के प्रति दुष्टता नहीं है? बिल्कुल है। तो अब आप ये बताइए, जब आप ये टैक्स वैक्स सब बंद कर देंगे तो ये इनकम टैक्स वाले और जीएसटी वाले और स्टेट टैक्स, सेल टैक्स वाले सब बेरोजगार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और ईडी वाले भी बेरोजगार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ईडी सब घर बैठे आराम करने तो कोई नया विकल्प तलाशेंगे सर? नहीं 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 नहीं, इनका विकल्प हमने ऑलरेडी बनाया हुआ। अपन ने किसी दूसरे के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। अपन तो एंड टू एंड सॉल्यूशन रखते हैं ना। देखिए, हमें मालूम है कि भारतीय जो है बहुत जगह पे दुष्ट आत्माएं हैं। मतलब अब हो गई हैं, वैसे तो उससे ज्यादा पूर्ण आत्माएं और सदात्माएं थी ही नहीं, लेकिन अब हम में से दुष्ट आत्माएं बहुत हो गई हैं। यदि उन्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि उनके चेक कभी बाउंस नहीं होना है, तो वो एक दफ्तर खोल के सिर्फ चेक ही जारी करेंगे सुबह से शाम तक। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे ना। हाँ, जब सिस्टम का जो तो जैसे ही आपके डेबिट एंट्री की चेक्स बढ़ेंगी, आपको जो ये लोग जो है, जो ये सब लोग जो फ्री हो गए हैं, इनको रीट्रेन करके सपोर्टिंग स्टाफ बना दिया जाएगा। और वो कहेंगे, देवेंद्र मिश्रा जी, आपकी डेबिट एंट्री ज्यादा हो रही है, मुझे आपके साथ बैठना है, आप हमें कब समय देंगे? देखिए शालीनता कितनी होगी, राइट? वो आपको नोटिस जारी नहीं करेंगे। जी, वो आपको नोटिस जारी नहीं करेंगे। वो जो है आपसे कन्वीनियंस पूछेंगे कि हम आपके यहाँ कब आ सकते हैं। तो आप समय भी बताएंगे, स्थान भी बताएंगे। वो जो है ना, नोटिस नहीं देंगे कि आपको फलाना फलाना नोटिस दिया जाता है कि आओ यहाँ पर, तुम्हारी डेबिट एंट्री ज्यादा हो गई है, तुम क्यों दुष्टता कर रहे हो, इस भाषा का यूज नहीं करेंगे, राइट? फिर आपके साथ बैठ के वो कहेंगे, मैं कुछ समझना चाहता हूं, राइट? तो वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी डेबिट एंट्री क्यों हो रही है, आप कमा क्यों नहीं पा रहे हो। तो आपको ट्रेंड मैन पावर की प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है, क्या लॉ सेट की प्रॉब्लम है, क्या आपको मार्केटिंग की प्रॉब्लम है। इस सपोर्टिंग स्टाफ का ये काम रहेगा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर दें। ठीक है सर। नहीं तो इन्हें रेवेन्यू नहीं मिलेगा। इनको तनख्वाह तो सबको रेवेन्यू स्ट्रीम से मिलना है। तो ये जितनी मदद करेंगे उतना पैसा मिलेगा इनको। ठीक। और जो उसमें गारंटीड भी है, इनकी सैलरी भी डबल होने वाली है, राइट? तो इनको जो है, जो बाकी पैसा मिलेगा, वो पैसा, जो बाकी पैसा मिलेगा, वो पैसा जो है ना, इनके डेबिट अकाउंट से मिलेगा। इनसे अपेक्षा ये की जाएगी कि आप इतना काम करिए कि आपका जो है ना दुगना वेतन हो जाए। ठीक है। तो वो जो है, मतलब भारत सरकार के ऊपर बोझ नहीं आएगा। देखिए कितनी प्यारी प्लानिंग है कि सरकारी सेवकों की गुलामी दूर हो जाएगी, स्थानांतरण उद्योग बंद हो जाएगा, उनको काम करने के लिए फैसिलिटेटिंग टूल्स होंगे। जो काम आज वो 8 घंटे में कर रहे हैं, वो 2 मिनट में पूरा करेंगे, और उसके सभी एट्रीब्यूट कैप्चर हो जाएंगे। उसको एक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसी के आधार पर पदोन्नतियां होंगी और उसी के आधार पर जो है पदस्थापनाएं होंगी। अब बताइए क्या वो गुलाम होंगे किसी के? जब सब ये ऑलरेडी जो है हो रही है, तो फिर क्यों गुलाम होंगे? इसके बाद करेक्ट। और जब उन्हें मालूम है कि उनके काम में ही उनकी जान आ गई है,
तो वो सब अपने काम के प्रति समर्पित होंगे। अभी तो वो बॉस को जो है ना मस्का लगाने में और वो करने में ही 90% एनर्जी खर्च कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? बिल्कुल करते हैं। बताइए काम की गुणवत्ता कितनी बढ़ जाएगी। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। ये क्राइम फ्री भारत का कहना है कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, क्योंकि हमारा मानना है कि पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। पहले तो ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं पार्टी तंत्र के कारण, दुष्टों को टिकट देते हैं, अनपढ़ गवार बाहुबली दुष्चरित्र और अपराधियों को टिकट देते हैं। इन्हें अपने चरित्र पे लज्जा नहीं आती। आपको मालूम है इस बारे में? आप तो चूंकि आरटीआई एक्सपर्ट है तो आपको मालूम ही होगा, पिछले 8 सालों में 3 PIL लगाई गई इसी बात के लिए कि जब इस देश में सबसे छोटी नौकरी जो चपरासी के है उसके लिए भी सचरित्र और साक्षर होना जरूरी है। यदि बेचारे को चपरासी की नौकरी मिल गई और उसके खिलाफ जो है ना पुलिस ने एक नेगेटिव रिपोर्ट दे दी तो उसे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? बिल्कुल कैसे मिलेगा सर? मैं तो भोग रहा हूँ। मैंने तो PI लगाई थी तो 2013 5 लाख रुपए कॉस्ट लगा दी गई थी मेरे ऊपर। तो वो भी उस CGI ने लगाया था जिसने 3 दिन पहले ज्वाइन किया था, सिर्फ केवल इस बात के लिए कि तुम जो है किससे लड़ रहे हो। और जब मैं उसकी SLP लेके गया सुप्रीम कोर्ट, तो नेक्स्ट उसी जब होने वाले थे मिस्टर HL दत्तू, जो बाद में हुए थे, वो कहते हैं मेरे वकील से कि मिस्टर शुक्ला यू आर सेइंग योर पिटिशनर इज फिजिकल डिसेबल्ड लोअर इनकम प्रैक्टिशनर बट ही इज डूइंग वेंचर एंड बिगेस्ट वेंचर। मतलब आप जजों के खिलाफ लिख रहे हो, जजों के खिलाफ खड़े हो रहे हो आप। सही बात है। आप जजेस के खिलाफ कैसे लिख सकते हो? वो तो लॉर्ड है। नहीं, वो